हाँ ले जाओ ले जाओ, टेप से चिपका देना ध्यान से। सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपने शोध पत्र के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं। सबसे पहले कि ये जो मेरा शोध पत्र है वो मुख्यतः पुरातात्विक अवशेषों पर आधारित है। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स जो है उस पर ये मैंने काम किया हुआ है। एक छोटा सा प्रयास है जिसमें काशी के सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुनर्रचना में वरुणा नदी का अवदान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में वहाँ के भौगोलिक परिवेश का अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भौगोलिक परिवेश के बिना किसी भी क्षेत्र का जो है वो इतिहास जो है हम मुख्य रूप से सही तरीके से अंकित नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में यदि हम बात करें काशी का, तो काशी जो है वो नदियों के संजाल से घिरा हुआ है। जैसे अभी उद्घाटन सत्र में कहा गया था कि 900 नदियां जो हैं काशी में प्रवाहमान होती हैं, छोटी-छोटी। लेकिन मैं जो है उसको एक तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ-साथ कुछ प्रमाणिक साक्ष्यों से भी आपके सामने प्रकट करूँगा कि कौन-कौन सी जो नदियाँ हैं जो काशी में गंगा नदी में प्रवाहमान होती हैं, विलुप्त हो गई हैं, क्या स्थिति है उसके बारे में। काशी का नामकरण ही नदियों के संजाल से है। कुश एवं काश से भरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको काशी कहा जाता है। जहाँ जल की अधिकता होती है वही ये क्षेत्र है जो कसवार शब्द में हमको निहित दिखलाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, हाँ, ये जो है टोपोशिप है वाराणसी जिले का। इसमें आप देखिए कि काशी में कौन-कौन सी नदियाँ हैं। गंगा, गोमती, वरुणा, असी, बसही, मोरवा, नाद या नंद नदी। ये जो नदियों का संजाल है ये पूरे क्षेत्र को अपने आवरण में लिया हुआ है। मुख्य नदी गंगा है, इसके सबसे ऊपरी जो गोमती नदी है जो कि वाराणसी का उत्तरी सीमा निर्धारण करती है, कैथी में इसका समागम होता है। आप वरुणा नदी की बात करते हैं जो मुख्य में इस जिले में प्रवाहित होती है। असी जो कि अब लगभग नाले के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। बसवी नदी जो है वो वरुणा की सहायक नदी है, और मोरवा भी ये वरुणा की सहायक नदी है। और नाद नदी जो है जिसको नंद नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप देखिए कि वरुणा के उत्तर दिशा में आपको दिखलाई देगा। काशी में कुछ विलुप्त नदियाँ भी हैं, जैसे शुरू में सर ने बताया कि कुछ जो नदियाँ हैं जो पृथ्वी के अंदर प्रवाहमान हैं, जिसमें कि किरड़ा एवं धूपपापा का नाम कर सकते हैं। इस नदी का उल्लेख जो है पुराणों में बार-बार मिला है। उसमें बताया गया है कि ये नदी जो है प्रयागराज से गंगा, जमुना, सरस्वती का जल लेके गंगा घाट पर आके इस नदी का जो है गंगा में मिलन होता है। तो पंचगंगा घाट के किनारे इस नदी का उल्लेख जो है मिलने का है। दूसरा जो है पितामहस्त्रोतिका या ब्रह्मनाला, ये नदी भी वर्षाकालीन नदी, जैसे सर शुरू में बताया था कि वर्षाकालीन जो नदियाँ हैं पितामहस्त्रोतिका, मंदाकिनी, मत्स्योदरी, ये जो तीनों नदियाँ हैं वो वर्षाकालीन नदियाँ हैं जो कि वर्षा के समय अपना बृहद रूप धारण कर लेती थी। और इस नदी का जो प्रामाणिकता है पुराणों में तो हमको खूब दिखलाई देता है। जेम्स प्रिंसेप ने अपने मानचित्र में 1822 ईस्वी के एक मानचित्र में इन्होंने बाकायदे इस नदियों का उल्लेख किया है, नदी रूप में उल्लेख किया हुआ है, जो कि धीरे-धीरे इस नदी के पाठ को करके उस पर मोहल्ले का निर्माण किया। जैसे आप देखिए पितामहस्त्रोतिका या जिसको ब्रह्मनाला, बुलानाला क्षेत्र जम गया, मंदाकिनी जो है वो जो है मैदागिन वाला क्षेत्र हो गया, मत्स्योदरी जो है उस पर भी जो है मछोदरी जो बस गया। तो ये जो नदियाँ जो हैं वो पहले थी, धीरे-धीरे इसका पाठ खत्म हो गया और उस पर मकानों का निर्माण, आवासीय निर्माण कर दिया गया। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको सामने कुछ रखना चाहता हूँ। इसमें अरुणा नामक एक नदी का उल्लेख है जो मैं अपना रिसर्च पर कर रहा था। तो जब मैं विलेज टू विलेज सर्वे किया, वाराणसी के चारों तरफ खासकर वरुणा के आसपास का जो सर्वे कार्य किया, तो उसमें मैंने देखा कि वरुणा नदी के उत्तर दिशा में लगभग 15 से 20 किलोमीटर की जो रेंज है, वहाँ पर हमको एक सूखे ताल कह सकते हैं, नाले कह सकते हैं, जिसको पैलियो चैनल कहा जाता है। वहाँ पर हमको आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले, ढेर सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले और उसको मैंने प्लॉटिंग किया।
तो ये पता चला कि लगभग 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में हमको ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल रहे हैं। और बाद में जब मैंने साहित्यिक साक्ष्यों का अध्ययन किया तो इससे ये पुष्ट हो गया कि वास्तव में जो ये पुराने नाले हैं, जो पैलियो चैनल है, वो किसी नदी का रूप है। और ये जो है हमको इसका उल्लेख जो मिलता है इस नदी का, ये जो है ब्रह्म पुराण में इस नदी का उल्लेख किया गया है, जिसमें बतलाया गया है अरुणा और वरुणा नामक दो नदियां हैं जिनका संगम जो है गंगा में हमको मिलता है। तो ये नदी जो है जहाँ से ये पैलियो चैनल शुरू होता है वो अनेई नामक एक सूखी झील के किनारे है, एक साइट है, वहाँ से ये पैलियो चैनल दिखलाई देता है और गंगा में आके मिल जाता है। और यहाँ पर ये उल्लेख किया गया है ब्रह्म पुराण में कि जहाँ इन नदी का संगम होता है वरुणा का और गंगा का, वहाँ पर तीर्थ स्थल की बात कही गई है। तो आदिकेशव तीर्थ तो वरुणा के किनारे हमको दिखलाई दे रहा है, लेकिन अरुणा का जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर नदी जो है विलुप्त हो गई है। निश्चित रूप से यदि हम उसको और अच्छे से अध्ययन करें तो ये जो संगम के स्थल पर हमको कोई न कोई धार्मिक तीर्थ स्थल दिखलाई दे सकता है, ऐसी मेरा संभावना है। नेक्स्ट, वरुणा नदी का ये देखिए, हाँ ये मैं बता रहा था कि वरुणा जो वाराणसी में प्रवाहमान है उसका जो है साहित्यिक साक्ष्य भी हमको दिखलाई देता है। इसमें देखिए वामन पुराण में ये बतलाया गया है कि वरुणा को तीर्थराज प्रयाग से निकलकर शिव की नगरी काशी में वसुतः जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि प्रयागराज में भगवान विष्णु के दाहिने चरण से वरुणा नदी और बाएं चरण से जो है असी नदी जो है वो निकली हुई है और इन दोनों नदियों का जो संगम है वो वाराणसी में गंगा में होता है और ये योगशाही क्षेत्र के रूप में इसका उल्लेख जो है किया गया है। यदि हम भौगोलिक पृष्ठभूमि यथार्थ रूप से अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि वरुणा नदी का उद्गम जो है आज का प्रयागराज में मैलहन झील जो है फूलपुर में, जैसा सर ने सुबह बताया, मैं तो गया था वहाँ पर बाकायदे सर्वे किया हूँ। मैलहन झील बहुत बड़ा ताल है, बरसात के दिनों में तो बहुत बृहद रूप ले लेता है। वहाँ से यह नदी निकलकर संत रविदास नगर, जो कि भदोही का पुराना नाम है, जौनपुर होते हुए वाराणसी में गंगा में मिल जाती है। लगभग 126 किलोमीटर दूर इस नदी की जो लंबाई है 126 किलोमीटर है और इसमें जो है ढेर कुछ सहायक नदियाँ, जिसमें मैंने बताया कि मोरवा और बसोही नदियाँ जो हैं इसमें मिलती हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में भी वरुणा के हमको ढेर सारे उल्लेख मिलते हैं। संगीता साहित्य से ही हमको वरुणा के उल्लेख मिलते हैं। अथर्ववेद में हमको वरुणा का उल्लेख मिलता है जिसमें इसके जल से विष को दूर करने की बात कही गई है कि इसका जल जो है वो अमृत तुल्य है और उससे हम विष को दूर कर सकते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि इसकी सहायक जो बसुही विसुग्नि जिसको कहा गया है उसमें इसका जो है एक तरह से मान्यता, लोक मान्यता है कि वो जो विष को दूर करने की जो बात कही गई है वो हमको सबसे पहले अथर्ववेद में हमको दिखलाई देता है। ये नदी जो है इतना पवित्र रही होगी, औषधि युक्त रही होगी, क्योंकि विगत 2 दशकों में आप देखेंगे कि वरुणा के किनारे जो है औषधि तुल्य पौधे हमको आज भी दिखलाई देते थे। तो निश्चित रूप से नदी जो है एक कह सकते हैं कि एक ऐसी नदी रही जो कि स्वच्छ जल और अमृत तुल्य जिसको कह सकते हैं। उसी तरह उपनिषदों में भी वरुणा का उल्लेख किया गया है। जवालोपनिषद में बताया गया है कि प्रश्नोत्तर शैली में ये बात कही गई है। बताया गया है कि अविमुक्त कहाँ है, तो ये प्रश्न उठाया कि अविमुक्त कहाँ है, तो बताया गया जो वरुणा और असी के बीच में। अब प्रश्न उठाया गया है कि वरुणा क्या है, तो बताया गया है इंद्रियजन जो दोष है उसका वारण जो करता है वो वरुणा है और इंद्रियजन पापों का जो नाश करता है वो जो है असी है, नासी है। तो ये जो है जवालोपनिषद में इसका उल्लेख जो हमको आध्यात्मिक रूप में दिखलाई देता है। महाभारत में, जैसा सर ने अभी सुबह किया था कि रामायण और महाभारत में उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यदि सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो महाभारत में हमको वरुणा का उल्लेख जो है 2 जगह आप दिखलाई देता है, जिसमें कि पहला जो है महाभारत के भीष्म पर्व के नदी सूची में इस नदी का उल्लेख किया गया है और इसमें बताया गया है कि वाराणसी नदी के किनारे ही वाराणसी बसी हुई थी और जब पांडव वनवास को चले गए थे तो उनको ये आज्ञा दिया गया था कि वे जो हैं कपिलहद
कपिलधारा जो है वरुणा नदी किनारे, वहाँ जाकर वो तीर्थ स्थान करें और वहाँ पर वो पूजा करें। तो निश्चित रूप से उस समय वरुणा अस्तित्व में रहा होगा। और दूसरा जो उल्लेख किया गया है कि अविमुक्त मंदिर में स्नान करने की, जो कि अब विलुप्त हो गया है, ये गंगा के किनारे रहा होगा, यहाँ पर जो है उल्लेख महाभारत में किया गया है। उसी तरह पाटली के अष्टाध्यायी में भी बताया गया है कि वरुणा नामक वृक्षों के पास वाले स्थान को वरुणा कहा जाता था और वृक्षों से घिरी हुई जो नदी है उसको वाराणसी कहा गया है। ये जो है वाराणसी का ही रूपांतरण है। उसी तरह बौद्ध साहित्य में हमको वरुणा नदी का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध जो है वरुणा वृक्षों के किनारे आके उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था, जो कि वाराणसी से संबंधित है। बौद्ध जातकों में हमको ढेर सारा रिफरेंस मिलता है वरुणा नदी के बारे में। बार बार ये उल्लेख किया गया। गंगा नदी के अलावा एक और नदी है जिसको निश्चित रूप से वरुणा की मान्यता दी जा सकती है, जिसमें कि अकिति जातक है, मनोज जातक है, दभपुष्प जातक है, पदकुशल जातक, ये सारे जातकों में हमको वरुणा नदी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन साहित्य में विविध तीर्थकल्प में हमको वरुणा नदी का उल्लेख मिलता है वाराणसी के परिप्रेक्ष्य में, कि वरुणा और असी के बीच का जो क्षेत्र है वो जो है वाराणसी है, जिसको कि भरत क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है। पुराणों में वरुणा का उल्लेख विविध संदर्भों में किया गया है। विविध संदर्भ का मतलब उसके सीमा निर्धारण करने के लिए, लेकिन सीमा निर्धारण की जब बात कही गई है तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि योजन में या गभ्युति में। इसमें जो केवल कहा गया है कि वरुणा और असी के बीच का जो क्षेत्र है वही वाराणसी जो है उसका उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं वरुणा क्षेत्र में कुछ ऐसे उत्खनित पुरास्थल जो कि पूरे वाराणसी क्षेत्र को एक नया मानक रूप दे सकते हैं। यहाँ मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाया था, जब मैं कर रहा था तो मैं वाराणसी को बार बार क्यों उल्लेख करूँ, क्योंकि वरुणा पर मैं काम कर रहा हूँ तो वाराणसी, तो मैंने उसको वारुणे क्षेत्र नाम दिया। और उसके पीछे एक आधार था। स्कंद पुराण के रेवा खंड में एक श्लोक आया है, तीराद गभ्युति मात्रम तु क्षेत्र परिमुच्यते, अर्थात नदी के दोनों ओर एक गभ्युति का जो क्षेत्र होता है उसको नदी क्षेत्र कहा गया है। तो वरुणा नदी के किनारे का वाला जो क्षेत्र है उसको हम वारुणे क्षेत्र के नाम से कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि राजघाट जो है एक तरह से मानक है इस पूरे क्षेत्र में, जो कि काशी के सांस्कृतिक ऐतिहासिक सीक्वेंस को, जो कल्चरल सीक्वेंस है उसको निरूपित करता है। और ये जो है लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व से लेके पूर्व मध्यकाल तक लगातार कंटिन्यूटी इसकी है। वो राजघाट सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। उसके बाद सारनाथ जो कि बौद्ध धर्म के रूप में हमारे सामने दिखलाई देता है, लेकिन साथ साथ सारनाथ का जो महत्व है वो हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए भी है। श्रेयांश की जन्मस्थली है, शिव का यहाँ पर मंदिर है। तो ये जो है भगवान बुद्ध से पूर्व ही सारनाथ जो है हमको लगता है कि एक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया होगा, इसीलिए निश्चित रूप से भगवान बुद्ध यहाँ पर आए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि अचानक वो सारनाथ आ गए, पहले से ही वो मान्यता प्राप्त रहा होगा, इसीलिए सारनाथ में भगवान बुद्ध ने स्थान ग्रहण किया। सराय मोहना जो है एक महत्वपूर्ण जो वरुणा और गंगा के वरुणा के उस पार जो है, जिसमें कि उत्खनन कार्य किया गया है। राजघाट जैसे ही यहाँ पर सांस्कृतिक अनुक्रम मिलते हैं। उसी तरह कमौली जो पुरास्थल है कमौली पुरास्थल इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ से हमको गढ़वालों के काल का जो है 21 ताम्रपत्र मिले हैं, जो काशी के धार्मिक इतिहास को महत्वपूर्ण खंड करता है। उसी तरह अनेक पुरास्थल जो मैंने बताया, ये जो सूखी झील है वो अनेक पुरास्थल है। और ये जो पुरास्थल है काशी में ग्रामीण संस्कृति को हमारे सामने दिखलाई देता है। तिलवा और अन्य पुरास्थलों में तिलमानपुर और कोटवा, ये जो दोनों पुरास्थल हैं वो गढ़न स्थल के रूप में है, मैन्युफैक्चरिंग साइट के रूप में है। क्यों इसका इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे सामने मूर्तियाँ स्थापत्य के अवशेष मिल रहे हैं, वो अवशेष जो है उसको विंध्य क्षेत्र, चुनार के बलुआ पत्थर लाए यहाँ पर और उसको तराशा गया, तो वो फैक्ट्री साइट है। और उसके बाद उसको सारनाथ या अन्य जगहों पर पहुँचाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी साइट का है। ये जो है मैं बता रहा था कि ये रिमोट सेंसिंग जो है, दूर संवेदी उपग्रह मानचित्र, जिसमें मैं ऊपर आप देखिए, हाँ ये देखिए
ऊपर देखिए आप, जो मैं बता रहा था कि औरवा नदी का जो सूखी हुई चैनल है, वहाँ से ये नदी दिखलाई दे रही है, सूखी सूखी डॉट 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 बीच में गायब हो जा रही है। कहीं कहीं उसके पैलियो चैनल हमको दिखलाई दे रहे हैं और आखिरी में आके गंगा में वो मिल रही है। तो ये जो है काशी में कितनी प्रवाहमान नदियां हैं उसका जो है ये पैलियो चैनल उपग्रह मानचित्र जो जिसको कहा गया है, वहाँ से ये लिया गया है। बरुआ क्षेत्र का मैंने सर्वे कार्य किया है, विलेज टू विलेज सर्वे किया है और लगभग 130 जो पुरास्थल है उन पुरास्थलों की खोज किया है। और ये आप देखिए कि बरुआ के किनारे जो है आपको ढेर सारे पुरास्थल दिखलाई दे रहे हैं। हम कह सकते हैं ना, काशी का जो विकास हुआ है उसमें बरुआ का बहुत योगदान, क्योंकि बस्तियों का जो प्रारंभिक बसाव है वो पहले बरुआ के किनारे ही हुआ और बाद में गंगा के किनारे बस्तियों का बसाव हुआ। और ये पुरास्थल जो है वो आपको हमको प्री एनबीपी जिसको कहा गया है, प्राक उत्तरी कृष्णमार्जी चरण, लगभग 1314 ईसा पूर्व से लेके पूर्व मध्यकाल तक जो है उसकी एक लंबी श्रृंखला हमको दिखलाई देती है। इसमें आप देखिए जो वरुणा और बसुही का संगम है वहाँ पर महत्वपूर्ण पुरास्थल जो है क्लब लिए हुए हैं। आप देखिए ढेर सारे पुरास्थलों का है। तो ये जो पूरे के पूरे पुरास्थल हैं वो वारुणी क्षेत्र को एक तरह से समृद्ध कर रहे हैं। यहाँ मैंने जो बताया कि यहाँ का जो कल्चरल सीक्वेंस है, सांस्कृतिक अनुक्रम है, वो प्री एनबीपी, एनबीपी, शुंगा, कुषाण, गुप्त, अर्ली मेडीवल लगातार मिल रहे हैं। और यहाँ पर पुरास्थलों की संख्या जो है कुषाण काल में हम देखते हैं कि ये समृद्ध रहा, कुषाण काल में समृद्ध रहा, गुप्त काल में उसका प्रभाव हमको देखने को करते हैं कि धीरे धीरे उसका होने लगा। और उसके बाद पूर्व मध्यकाल लगभग 650 से 1200 के ईस्वी में यहाँ पर धार्मिक केंद्र के रूप में खूब ढेर सारे स्थापत्य और मूर्ति शिल्प हमको दिखलाई दे रहे हैं। ये जो पुरास्थल मिले हुए हैं उन पुरास्थलों को मैंने कुछ श्रेणियों में बांटा है कि कैसे कैसे, जैसे बृहद आकार वाले पुरास्थल, मध्यम आकार वाले जो हैं, लघु आकार और धार्मिक। बृहद आकार का मतलब कि ऐसे पुरास्थल जहाँ पर डिपॉजिट ज़्यादा हो, जहाँ पर सांस्कृतिक अनुक्रम जो है डिपॉजिट ज़्यादा हो, अर्थात वो ऐसे स्थल जो एक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जैसे राजघाट को कर सकते हैं। कोचारी एक साइट है जो कि बरुआ और बसुही के संगम पर स्थित है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहाँ पर कि हमको प्राक एनबीपी से लेकर और मध्यकाल तक के अवशेष मिल रहे हैं। और ये जो केंद्रीय पुरास्थल जो हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे इस क्षेत्र में, लोग एक कंट्रोल करते थे जो उस समय के व्यवस्था रही है, इसमें इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। दूसरा जो है मध्यम आकार वाले, नदी से थोड़े दूर, लगभग 2 से 4 किलोमीटर दूर वाले जो पुरास्थल हैं वो थोड़े दूर बसे हुए हैं और उनके डिपॉजिट जो है वो कम है, मतलब वहाँ पर जो बसाव हुआ है उतना ज़्यादा नहीं है। और तीसरा जो है छोटे एकास्मक, मतलब एक ही संस्कृत के, केवल एक ही कल्चर के, और खासकर वो कुषाण काल के पुरास्थल है जहाँ पर इस तरह के अवशेष हमको दिखलाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन पुरास्थलों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है। काशी में खासकर पाली साहित्य में जैसे हमको नगर, पत्तन या ग्राम का उल्लेख मिल रहा है, जैसा हम सभी जानते हैं कि जैसे ऋषि पत्तन एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ जहाँ पर कि व्यापार के निमित्त या एक ऐसा केंद्र जहाँ पर कि संचालन हो रहे हैं, मुख्य केंद्र के रूप में। निगम जो है वो भी एक तरह से हाट है, बड़ा बाजार है जहाँ पर व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। और छोटे जो पुरास्थल हैं वो शिल्पग्राम, शिल्पग्राम मतलब काशी में जो है शिल्पग्राम रहे हैं ढेर सारे, जैसे मृदभांडों का शिल्पग्राम रहा है, हस्तितंत्र का रहा है, लौह धातु से संबंधित है। ये छोटे छोटे जो शिल्पग्राम हैं वो जो है इस छोटे आकार के पुरास्थलों से इसको संबंधित किया जा सकता है। इसके बाद इस क्षेत्र में हम सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वरूप भी कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक स्वरूप का मतलब कि जो पुरावशेष हमको मिल रहे हैं एंटिक्विटीज, उसके आधार पर उसका निरूपण करेंगे। जैसे समाज की संरचना कैसे है, उच्च वर्ग के लोग जो है जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर हमको आवासीय संरचना के प्रमाण मिलेंगे, सेटलमेंट मिलेंगे, अच्छे सेटलमेंट मिलेंगे, वहाँ के पुरावशेष जो समृद्ध रहेंगे, तो वो जो है उच्च वर्ग से संबंधित है। आर्थिक रूप में मुख्य रूप से मैंने बताया व्यापार के लिए नदी बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी, जितने भी उस समय शिल्प ग्राम थे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और धार्मिक रूप से जो है इस क्षेत्र में सर्वे से जो हम जी तो धार्मिक रूप से जो बात करते हैं कि सर्वेक्षण में हमको जो विभिन्न प्रकार के मूर्तिशिल्प मिले हैं उससे जो हम इस क्षेत्र के धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि वरुणा नदी का बौद्ध धर्म और सारनाथ के विकास में उसकी क्या भूमिका रही है। निश्चित रूप से देखिए, वरुणा नदी के एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि जो स्तूप बने हैं या जो आपके मूर्तियों का निर्माण किया गया है, उसमें जो सामग्री प्रयोग में लाई गई है, वो सामग्री जो है विंध्य क्षेत्र के बलुआ पत्थर की है, और उसको जो है गंगा से वरुणा नदी के माध्यम से ही लाया गया है। क्योंकि जो मैं कुछ ऐसे साइट का नाम बताया, जैसे कोटवा और तिलमानपुर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग साइट है, वहाँ पर इस तराशा गया है, क्योंकि उसके चिप्पड़ मिले हुए हैं, फ्लैग किया गया है, और उसके प्रमाण जो है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया गया और उसके बाद जो है साइट पर उसको पहुँचाया गया। तो ये नदी जो है एक परिवहन के रूप में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। भगवान बुद्ध, मैंने पहले भी बताया कि सारनाथ अचानक नहीं आए, उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि ये जो क्षेत्र था भगवान बुद्ध से पहले ही एक धर्म के रूप में या एक शिक्षा के रूप में विकसित हो चुका था। इसीलिए अपने धर्म को मान्यता देने के लिए भगवान बुद्ध जो है सारनाथ आए, ये ऐसा मेरा अपना मानना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि वरुणा क्षेत्र में बौद्ध धर्म तो है ही, लेकिन गाँवों में बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिले हैं, खासकर तंत्रयान के अवशेष जो हैं इस क्षेत्र में हमको दिखलाई दे रहे हैं, क्योंकि पुरावशेषों के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं। तो ये एक जो मृण फलक है, इसको मैंने तंत्रयान से जोड़ा है, वज्रयान से जोड़ा है। बौद्ध धर्म की एक शाखा है 9वीं-10वीं शताब्दी में, जिसमें आप देखिए कि दो शार्दुल सिंह जो हैं उनके मध्य में वज्र और चक्र का अंकन किया गया है, नीचे बुद्ध का अंकन किया गया है, और ऊपर देखिए जो शार्दुल सिंह है उसके ऊपर कीर्ति मुकुट का अंकन किया गया है, और ये मंत्र के रूप में इसको मान्यता मिली है कि वज्र और चक्र जो है उसकी रक्षा कर रहे हैं दो शार्दुल सिंह, और नीचे भगवान बुद्ध या बोधिसत्व का है। सिंह का निश्चित रूप से बौद्ध धर्म में बड़ा महत्व है। सिंहत्व जो है शाक्य मुनि का एक तरह से प्रतीक माना जाता है। तो ये जो है वज्रयान से इसको संबंधित मैंने किया है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरह वरुणा क्षेत्र में बस्तियों का विकास हुआ, धीरे धीरे बस्तियाँ बसती रही, लगातार उसका विकास होता रहा, और उसमें जो है परिवहन व्यापारिक मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि परंपरागत धर्म बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म के साथ साथ हमको लोक धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो कि अभी तक हमको दिखाई, ये तो कुछ साइट है, जैसे वारडे क्षेत्र में पुरास्थल जो है उस समय जो सर्वे कार्य किया गया था, तो ये जो पुरानी बस्तियां हैं उसके अवशेष हमको इस क्षेत्र में दिखलाई दे रहे हैं। ये जो है मृण मूर्तियां हैं जो कि लोगों के लोक जीवन के बारे में हमको बता सकती हैं। ये वैष्णव धर्म के बारे में, काशी को एक तरह से वैष्णव धर्म के रूप में ही मान्यता मिली हुई है, विष्णु का क्षेत्र कहा गया है, और मैंने पहले ही बताया कि वरुणा का उद्भव जो है भगवान विष्णु के दाहिने चरण से हुआ है। यहाँ पर इस प्रतिमा को दिखाने के पीछे उद्देश्य यह है कि ये प्रतिमा जो है प्रारंभिक काल की है, कुषाण काल से मूर्तिकला का प्रारंभ मिलता है, और ये प्रतिमा उसी समय की जब भगवान विष्णु का अंकन किया गया। आप देखिए उनको उछली से पगड़ी धारण किया गया है, हाथ में गदा की जगह मुद्गर धारण किया गया है, हाथ में कटोरा लिए हुए हैं। तो ये जो प्रारंभिक प्रतिमा है, जो कि यक्ष प्रतिमा से विष्णु प्रतिमा की ओर जो प्रचलन है उसमें हमको दिखलाई दे रहा है। उसी तरह इस क्षेत्र में हमको भगवान विष्णु के दशावतार की प्रतिमा का अंकन मिलता है, ढेर सारे। शिव का क्षेत्र ये निश्चित रूप से रहा है, यहाँ पर हमको ढेर सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। सूर्योपासना, द्वादश आदित्यों की जो कल्पना की गई है वाराणसी क्षेत्र में, उसका अवशेष जो है हमको इस वारुणी क्षेत्र में दिखलाई दे रहा है। मातृपासना का प्रमाण हमको मिल रहा है, यहाँ पर ढेर सारी प्रतिमाएं जो है चामुंडा की है, सत्यवदा देवी हैं, महिषासुर मर्दिनी है, ये अंकन इस क्षेत्र में हमको दिखलाई दे रहा है। कुबेर का अंकन जो मिल रहा है, जो कि समृद्धि के देवता हैं, इस क्षेत्र में कुबेर का अंकन भी हमको ढेर सारा दिखलाई दे रहा है। नैगमेश जो कि जैन धर्म से संबंधित है, उसका अवशेष हमको इस क्षेत्र में दिखलाई दे रहा है। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि वरुणा क्षेत्र में लोक धर्म जो है, वराह उपासना का अवशेष जो है, वराह का विष्णु का अवतार है वो अलग चीज़ है कि विष्णु का वराह रूप जो है वो अलग है, लेकिन ये लोक धर्म से इससे किया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हर पैनल में 7 शिशुओं का अंकन जो है दिखलाई दे रहा है। तो इस क्षेत्र में वराह उपासना का उल्लेख है। वराह उपासना, यदि आप साहित्यिक साक्ष्यों का अध्ययन करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि नदी पार करते समय वराह का पूजा करना आवश्यक होता है, या श्राद्ध के समय वराह का पूजा करना है, और काशी को वराह क्षेत्र के रूप में भी मान्यता मिली हुई है।
ये सती पट्ट, देखिए इस क्षेत्र में सती प्रथा के प्रमाण का ये सबसे प्राचीनतम मुझे प्रमाण है। 510 में हमको एरण से तो मिलता है, भानुगुप्त का अभिलेख, लेकिन ये जो सती पट्ट है कि युद्ध भूमि में जब कोई वीर जो है मारा जाता है तो उसकी स्मृति में अंकन किया जाता है। तो ये सती पट्ट का प्रमाण जो है एक फिफियौना जो जौनपुर जिले में है, वरुणा नदी के किनारे, वहाँ से इसके अवशेष हमको दिखलाई दे रहे हैं। अब मैं कुछ बात करता हूँ कि वरुणा के संरक्षण क्या क्या किया जा सकता है। तो इसमें कुछ हमने बिंदु आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि वरुणा के तटवर्ती भाग में जो अवैध निर्माण कार्य पर उसको रोक लगनी चाहिए, गंदे नालों के जल को वरुणा नदी से मिलने को रोकने का प्रयास करना चाहिए, वरुणा के किनारे तटबंध का बनाने का प्रयास करना चाहिए, वरुणा नदी के दोनों तटबंधों पर वृक्षारोपण की बात कही है, वरुणा नदी के जल के दोहन को रोकने की बात की गई है, वरुणा नदी में पशुओं के स्नान पर रोक लगाने की बात है, वरुणा के किनारे प्राचीन स्थलों मंदिरों को तीर्थ एवं पर्यटन के रूप में विकसित करने की बात की गई है, वरुणा के जलस्तर को बढ़ाकर मत्स्य एवं कच्छप पालन योजना को विकसित करने की बात है, वरुणा नदी के परिवहन मार्ग के रूप में विकसित करने की बात है, वरुणा नदी पर पुल बनाकर यातायात व्यवस्था को सुधार करने की बात है, वरुणा नदी किनारे औषधि वृक्षों और उद्यानों को विकसित करने की बात है, वरुणा नदी किनारे महत्वपूर्ण स्थलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, महोत्सवों एवं मेलों का आयोजन करने की बात है, और वरुणा नदी पर अनुसंधान एवं शैक्षणिक कार्यों का आयोजन, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण पहल जो है हमको लगता है कि सर ने जो किया है, सदानंद शाही सर ने, कि एक वरुणा पर किया है। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि वरुणा पर इस तरह से अलग कोई कार्यक्रम किया गया होगा। तो मैं इस व्याख्यान के लिए सबसे पहले प्रोफेसर सदानंद शाही सर को, जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही बसंत महिला महाविद्यालय, राजघाट और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया है। धन्यवाद। जी जी, जरूर।